बाउंड्री जो है आपकी, अगर इसके बारे में कुछ लिखना हो तो आप क्या बताओगे? बाउंड्री क्या है? तो बाउंड्री इज सरफेस, ये एक ऐसा सरफेस होता है जो कि दो मीडियम को अलग करता है, विच सेपरेट टू डिफरेंट मीडियम, टू डिफरेंट मीडियम। तो ऐसा सरफेस जो दो मीडिया को अलग करे उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री के और भी नाम है। तो बाउंड्री को एक तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कहा जाता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक। और बाउंड्री का नाम लेते समय अगर केवल एक मीडियम ओपन कर देता, जैसे सपोज कर लो कि उसने कहा कि ग्लास बाउंड्री, तो आप देखो ना, इसने बाउंड्री के बारे में बताया है और एक मीडियम का नाम लिया है जिसका नाम क्या है? ग्लास। तो दूसरा वाला मीडियम फिर अंडरस्टूड है कि क्या होगा? एयर होगा। ये सारी चीज़ें आपकी रफ वर्क हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि बाउंड्री का नाम लेते समय अगर एक मीडियम ओपन किया जाए तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा मीडियम है वो कैसा है? एयर है। जैसे ग्लास बाउंड्री का मतलब हो गया कि बाउंड्री के एक तरफ तो ग्लास वाला मीडियम है और दूसरी तरफ कौन सा मीडियम है? एयर। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की है कि अगर बाउंड्री का नाम लेते समय उन्होंने दोनों मीडियम के बारे में ओपन कर दिया तब तो कोई टेंशन ही नहीं। जैसे ये देखिए, कहा गया ग्लास और डैश करके सपोज कर लो ग्लिसरीन, बाउंड्री, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि बाउंड्री के एक तरफ ग्लास है, दूसरी तरफ क्या है? ग्लिसरीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक ही मीडियम का नाम लिया जाए तो फिर दूसरा मीडियम क्या होता है? एयर। और बाउंड्री को एक नाम और भी दिया गया है, बाउंड्री को हम लोग इंटरफेस भी कहते हैं, इंटरफेस। तो जो आपका चैप्टर आने वाला है रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सिंगल कट सरफेस, और यही चैप्टर आपको आज की क्लास में लेंस में ले जाएगा, तो उस चैप्टर के लिए ज़रूरी बातें क्या हैं? ज़रूरी बातें आपके सामने लिखी जा रही हैं। सभी जानते हैं कि बाउंड्री एक ऐसी सरफेस होती है जो दो मीडिया को अलग करती है। इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कहा जाता है, इसको इंटरफेस भी कहा जाता है, ठीक। जो दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया वो ये कि इफ वी हैव वन मीडियम विद बाउंड्री, तो इसका मतलब हो गया देन इट मीन्स another medium will be air. It means another medium will be air. Medium will be air. जैसे कहा गया डायमंड इंटरफेस, तो इंटरफेस यानी बाउंड्री, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाउंड्री के एक तरफ तो क्या है? डायमंड है और दूसरी तरफ क्या है? एयर। तो इफ वी हैव वन मीडियम विद बाउंड्री, अगर बाउंड्री के साथ एक मीडियम हमको मिलता है, दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि जो दूसरा वाला मीडियम है वो 100% क्या? एयर है। और अगर दोनों मीडियम के बारे में बताया जाए तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर ये बात? और एक चीज़ हम पहले से ही बता चुके हैं, फिर से आपको बता दें कि अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, बिल्कुल सीधी लाइन, तो सीधी लाइन का मतलब होता है कि बाउंड्री कैसी है? प्लेन, प्लेन बाउंड्री। तो अगर हम बाउंड्री के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाउंड्री इज ए प्लेन, और अगर हम लाइन को कर्व कर देते हैं लाइक दिस, तो ये बाउंड्री कैसी है? कर्व बाउंड्री है। तो अगर कोई बाउंड्री आपकी प्लेन है तो ऑप्टिक्स में उसको स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाएगा, और अगर कोई बाउंड्री आपकी प्लेन है तो उसको स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाएगा, और अगर बाउंड्री आपकी कर्व है तो उसको कर्व लाइन से दिखाया जाएगा।
प्लेन और कर्व में डिफरेंस क्या होता है? जो लोग प्लेन होते हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट। जैसे अगर आपको ये जानना है कि प्लेन का मतलब क्या है भाई, प्लेन मतलब और कर्व मतलब क्या मीनिंग है इसका? तो प्लेन मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, और अगर कर्व है कोई तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा फाइनाइट। तो इसके पहले यानी कि इस चैप्टर से पहले हम केवल और केवल प्लेन बाउंड्री के बारे में पढ़ रहे थे। ग्लास का जो स्लैब आया था उसकी बाउंड्री कैसी थी? प्लेन थी। जो प्रिज्म आया था उसकी बाउंड्री भी कैसी थी? प्लेन थी। और अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस। देखो चैप्टर का नाम है सिंगल कर्व सरफेस। तो इस चैप्टर के नाम से जरा अपने आप को मतलब में रखिए। हम एक ऐसे मीडियम के बारे में बात करेंगे जिसके पास केवल और केवल एक सरफेस ऐसी हो, एक से ज्यादा नहीं, केवल एक सरफेस ऐसी हो जो कि कर्व्ड हो। जैसे आप देखो ना, एक एग्जाम्पल आपके सामने, पेपर वेट, कांच का बना हुआ पेपर वेट, ये ग्लास का बना हुआ पेपर वेट है। जरा इसकी इस वाली सरफेस को देखो, कैसी है? ये कर्व है। अच्छा, स्फेयर में कितनी सरफेस होती हैं? एक ही तो होती है। स्फेयर में सरफेसेस कितनी होती हैं? एक या दो? केवल एक सरफेस होती है स्फेयर में। और स्फेयर की वो जो एक सरफेस है वो भी कैसी है? यहाँ पर कर्व है। तो ग्लास का बना हुआ ये जो स्फेयर है वो सिंगल कर्व सरफेस का एग्जाम्पल हो गया, जिसके एक तरफ कौन सा मीडियम है? ग्लास, और दूसरी तरफ नहीं बताएंगे तो क्या है? एयर। एक हम ट्रांसपेरेंट मीडियम और बनाते हैं, जरा उसको ध्यान देना भाई। ये हमारे पास में ग्लास का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि देखने में कुछ ऐसा है, लाइक दिस। सबसे पहले इस कांच के बने हुए मीडियम में सरफेसेस कितनी हैं? 6। भाई इस कांच के बने हुए मीडियम में कुल कितनी सरफेसेस हैं? 6। देखो कैसे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, सामने वाला नंबर 4, पीछे वाला नंबर 5 और ये सामने वाला नंबर 6। टोटल सरफेसेस कितनी है? 6। और उन 6 सरफेसेस में से केवल एक सरफेस ऐसा है जो कि क्या है? कर्व है। और जो कर्व है उसका नंबर क्या है? यहाँ पर 4। तो आपके चैप्टर में जो नाम लिखा हुआ है उस पर ध्यान दें। आप जिस चैप्टर में होंगे उस चैप्टर में किसी भी मीडियम के पास में चाहे जितनी सरफेसेस हों, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल किस सरफेस से मतलब होगा? जो कि कर्व है, जो कि कर्व है। तो अब तरह तरह के हमको जो है सिंगल कर्व सरफेस वाले ट्रांसपेरेंट मटेरियल मिलेंगे। ये भी सिंगल कर्व सरफेस वाला ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये भी सिंगल कर्व सरफेस वाला ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। और भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखिए भाई, एक हमने ग्लास से बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल तैयार किया। ये बताओ इसमें कितनी सरफेसेस हैं? 2। कितनी सरफेसेस हैं? 2। एक ये वाली और एक ये वाली। हमें केवल किससे मतलब है? हमें केवल इससे मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है। तो सिंगल कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है। तो तरह तरह के ट्रांसपेरेंट मटेरियल होंगे जिनकी की कई सारी सरफेसेस होंगी, और हमें उनकी कई सारी सरफेसेस से कोई मतलब नहीं होगा। हमें केवल किससे मतलब होगा? कर्व वाले से। तो फिर रास्ता ये निकाला गया कि जब हमको केवल कर्व सरफेस से ही मतलब है तो हम पूरा का पूरा जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्यों बनाएं? अगर आपको केवल कर्व सरफेस से मतलब है तो आप जो है उसकी कर्व सरफेस पर फोकस करो, बाकी सबको भूल जाओ। कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल हमको दिया गया, हमने केवल उसकी कर्व सरफेस को देखा और उसी पर फोकस है। ये देखिए
ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सिंगल कर्व सरफेस है, एस फॉर सिंगल, सी फॉर कर्व, एस फॉर सरफेस। अब ये सिंगल कर्व सरफेस किसकी है हमें ये नहीं पता चल पा रहा है भाई। जब हम ओरिजिनल डायग्राम बना रहे थे तो आपको पता था कि किसकी है, लेकिन अब जो सामने दिखाई दे रहा है वो केवल क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल कर्व सरफेस। ये किसका है? हो सकता है कि ग्लास के स्फीयर का हो सकता है कि जो अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था उसका हो सकता है कि जो ये एग्जाम्पल लिया था उसका हो, बट अब हमें इससे कोई मतलब नहीं ये किसका है, क्योंकि हमें केवल फोकस करना है उसी सिंगल कर्व सरफेस पर। तो लीजिए भाई, सिंगल कर्व सरफेस हमने दिखा दिया। तो इस चैप्टर में आपका सिंगल कर्व सरफेस आएगा, आप उसको दिखाओगे कैसे? लाइक दिस, एक कर्व लाइन बना दीजिए और ये कर्व लाइन एक ऐसी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगी जिसके इधर और उधर मीडियम कैसे हैं, अलग अलग। अब आपको सिंगल कर्व सरफेस को सजाना पड़ेगा, ये कोई आपको इन्विटेशन नहीं मिलेगा, ये काम ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। किसी ने सिंगल कर्व सरफेस ऐसे बना रखा है, किसी ने सिंगल कर्व सरफेस ऐसा बना रखा है, किसी ने सिंगल कर्व सरफेस ऐसा बना रखा है। मतलब आज के बाद अगर हम आपको सिंगल कर्व सरफेस बनाने को कहें तो आप पूरा डायग्राम मत बनाना कि वो सिंगल कर्व सरफेस किसका है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल जो है एक कर्व लाइन बना देना और हम समझ जाएंगे ये कर्व लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल कर्व सरफेस। अब आपको इसको सजाना है, कैसे सजाओगे भाई? सिंगल कर्व सरफेस को सजाना है, कैसे सजाएंगे? सिंगल कर्व सरफेस के बीचों बीच जो पॉइंट होगा, बताओ सिंगल कर्व सरफेस के बीचों बीच क्या ये पॉइंट है? बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट ये है, बोलो। तो सिंगल कर्व सरफेस के बीचों बीच जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल। सिंगल कर्व सरफेस को सजाना पड़ेगा, ये आपसे कहा जाए या ना कहा जाए ये काम आपको करना पड़ेगा। तो सिंगल कर्व सरफेस के बीचों बीच जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पोल। सिमिलरली सिंगल कर्व सरफेस के बीचों बीच जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल, एंड सिमिलरली यहां पर भी पोल। तो पोल से आप अपने सिंगल कर्व सरफेस को सजा लीजिए। अब क्या करेंगे? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जो कर्व होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ना कुछ होता है, और हर कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। अब अगर मुझे इसका जो सामने बोर्ड पर 1 2 3 4 जो डायग्राम बने हुए हैं, मुझे अगर इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना हो तो ये काम ज्योमेट्री का है, मैथमेटिक्स का है। लेकिन फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो मैथमेटिक्स तो वहाँ लगाने बैठेंगे नहीं। अगर आप हमको ज्योमेट्री बॉक्स दो और आप बोलोगे सर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढिए, तो विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। लेकिन हमको जो है रफ वे में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? क्या तरीका है? जो सिंगल कर्व सरफेस है उसको अपने इमेजिनेशन से, इमेजिनेशन वाली पावर का इस्तेमाल करेंगे और उस सिंगल कर्व सरफेस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और यह काम केवल और केवल इमेजिनेशन में होगा, मतलब आपके दिमाग में होगा। जैसे ही तुम किसी कर्व सरफेस को इमेजिनेशन से पूरा करोगे तो आपको अपने सामने एक स्फीयर की, एक सर्कल की क्या दिखाई देगी? पिक्चर। और उसी पिक्चर को दिमाग में रखते हुए सेंटर ढूंढ निकालना। वही सेंटर इस सिंगल कर्व सरफेस का क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो काम आपको इमेजिनेशन में करना है उस पर थोड़ा ध्यान रखना भाई। लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। सिमिलरली इसके लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना है। तो आप जो कर्व सरफेस देख रहे हो आप उसको इमेजिनेशन की पावर से पूरा करो, कंप्लीट कर दो। जैसे आप किसी भी कर्व सरफेस को इमेजिनेशन पावर से पूरा करोगे तो आपको सामने अपने नजर आएगा क्या? सर्कल की पिक्चर। चाहे आप बोलो ये सर्कल की पिक्चर है, चाहे आप बोलो ये स्फीयर की पिक्चर है, एंड दैट इज वाई अब जो सेंटर होगा वो सेंटर इस सिंगल कर्व सरफेस का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली
जरा बताइए भाई, इस वाली सिंगल कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे होगा। नीचे होगा, लेकिन यहां नहीं होगा, बचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप फाउंडेशन बैच के हो, आपको तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए जरूरत से ज्यादा गलती नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन को डिक्टेट करने में थोड़ी बहुत गलती हो गई तो चल जाएगा, बहुत ज्यादा गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने पूछा कि बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा तो आपने कहा कि नीचे होगा, बट नीचे का मतलब यहां तो नहीं होगा। तो अब आप क्या करें, इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करें और इस इमेजिनेशन पावर से आप सामने तैयार कर लेंगे एक ऐसा स्फीयर सर्कल जिससे कि सेंटर लेने का आइडिया करीब करीब सही रहता है। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सिंगल कट सरफेस को सजाने की आदत डालनी पड़ेगी। पोल क्या होता है, सरफेस पर मिडिल पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे सर्च करते हैं आपको बता दिया। दोनों को मिला दीजिए तो मिलाने वाली जो लंबी सी लाइन है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये काम आपको हर बार करना पड़ेगा और जो लोग इस काम में थोड़ी भी लापरवाही दिखाएंगे तो 100% ये मान के चले न्यूमेरिकल आपके मिस हो जाएंगे। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब सिंगल कट सरफेस बनाने का तरीका बता दिया। कर्व लाइन बना दो, बन गया सिंगल कट सरफेस। सजाने के लिए क्या करें, पोल को सर्च कर लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सर्च कर लें, दोनों को मिला दें, क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। अब इस सिंगल कर्व सरफेस पर लाइट आके इंसिडेंट होगी और लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन को जब हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली वो लोग ध्यान दें जिन्होंने इसके पहले रिफ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, कि अगर हमें रिफ्रैक्शन का ज्योमेट्री बनाना हो तो क्या करते हैं। ज्योमेट्री ऑफ रिफ्रैक्शन को सही तरीके से कैसे बना सकते हैं, ज्योमेट्री ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन का फोटो बनाना है, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ILR, बनाते हैं ILR, इंसिडेंट लाइट रे। जैसे यहां पर करके देखते हैं, इस सिंगल कट सरफेस पर रिफ्रैक्शन का ज्योमेट्री बनाते हैं। तो सपोज कर लो कि ये रहा सोर्स, S फॉर सोर्स, यहां से लाइट आती है और जा करके सामने वाली बाउंड्री पर इंसिडेंट हो जाती है। तो ये रहा ILR, इंसिडेंट लाइट रे। और हमने आपसे कहा था कि बाउंड्री पर इन लाइट गिराने के बाद रोकना नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाना। तो इंसिडेंट लाइट रे बाउंड्री पर गिराइए और थोड़ा सा आगे तक ले जाइए, जिससे कि जो ओरिजिनल वाला रास्ता है, जो पुराना रास्ता है, आप उसको दिखा सको कि लाइट ने इसको छोड़ दिया है। तो रिफ्रैक्शन की ज्योमेट्री बनाते कैसे हैं, सबसे पहले ILR बनाते हैं और फिर उसके बाद क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। अगर तुमने मेरा ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, तुमने पहले नॉर्मल बनाया बाद में इसको किया, तो 101% गलती करोगे ही करोगे। पहले ILR को बनाओ, फिर नॉर्मल बनाओ, इंसिडेंट लाइट रे के बाद नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल कैसे बनेगा, क्योंकि जो प्लेन वाली सरफेस है उसका नॉर्मल तो हमने बताया था। अब कर्व वाली सरफेस का नॉर्मल कैसे बनता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आप में से कुछ लोगों को आता भी हो, लेकिन ये भी श्योर है कि कुछ लोगों को नहीं आता होगा। यानी क्वेश्चन ये है कि हाउ वी ड्रॉ नॉर्मल फॉर कर्व्ड सरफेस। बताओ भाई कैसे बनाते हैं कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल। प्लेन सरफेस का नॉर्मल तो मैं बता चुका हूं कैसे बनाते हैं। कर्व्ड सरफेस में नॉर्मल कैसे बनाते हैं, कौन बताएगा।
प्लेन सरफेस का नॉर्मल कैसे बनता है ये हम बता चुके हैं आपको, लेकिन यहां पर तो आपके सामने वाली सरफेस कैसी है, कर्व्ड है, इस पर नॉर्मल कैसे बनाएंगे। ध्यान दें भैया, ये तरीका होता है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट गिव्स नॉर्मल। और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। यानी जो डॉटेड लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंसिडेंट पॉइंट को ज्वाइन करेगी वही नॉर्मल होगा। तो कह रहा है कि इंसिडेंट लाइट बन चुकी है तो नॉर्मल बनाइए। तो भैया देखो ये इंसिडेंट पॉइंट है और ये सेंटर है, तो मिला दीजिए इनको, नॉर्मल बना लीजिए भाई। तो ये नॉर्मल बन गया। ये बन गया नॉर्मल। तो सबसे पहले इंसिडेंट लाइट रे को बनाया, फिर नॉर्मल को बनाया। जैसे तुमने ये काम किया तो आने वाली लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज इंसिडेंट एंगल। और फिर ये रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करो। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या करती है, क्या कहती है कि पुराना रास्ता लाइट छोड़ देती है। तो आने वाली लाइट का ये पुराना रास्ता है ये, तो लाइट इस रास्ते को छोड़ देगी। अब इस रास्ते को छोड़ देगी तो नए रास्ते पर जाएगी। तो नया रास्ता ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस, नया रास्ता ऐसे भी हो सकता है और नया रास्ता ऐसे भी हो सकता है। कब कौन सा होगा ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ा देखने वाली बात है। अगर पुराने रास्ते से लाइट इस तरीके से डिपार्चर करती है तो कहा जाता है कि नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई है, और अगर वो ऐसे डिपार्चर करती है तो कहा जाता है कि नॉर्मल से अवे डेविएट हो गई है। कुल मिलाकर के डेविएट तो होगी ही होगी। फिलहाल अभी हम ये मान लेते हैं कि लाइट ने अपने पुराने रास्ते को छोड़ करके अपने आप को ऐसे डेविएट किया है, एंड दैट इज RLR, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो नंबर 3 पर बनाते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। सीक्वेंस गड़बड़ करोगे तो बहुत बुरी तरीके से ज्योमेट्री के क्वेश्चन में फंसोगे। मतलब मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले ILR, फिर नॉर्मल और फिर RLR। और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंगल R। तो जब आपको सिंगल कर्व सरफेस आपके सामने आएगा तो रिफ्रैक्शन कैसे दिखाओगे, वही पुरानी टेक्निक को फॉलो करोगे। लेकिन अब की जो सरफेस है वो कर्व्ड वाली है, तो उस पर जो नॉर्मल बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। मैं एक डायग्राम और बनाता हूं। अब कोई हमसे कहे या ना कहे, हमको SCS बना करके, सिंगल कर्व सरफेस बना करके उसको सजा लेना, चाहे उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो या ना हो, हमें SCS बनाना है, उसको प्रॉपरली सजा देना। जैसे एक SCS बनाते हैं, यहां पर ये बनाया हमने SCS। अब इसको सजाना है भाई। तो बताइए इसका पोल कहां पाया जाएगा, सरफेस पर बीचों बीच। तो अंदाजे से, आइडिया से ये काम बड़ी आसानी से लोग कर लेते हैं, आप भी कर लोगे। पोल हो गया। अब बताइए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में या राइट में। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर पड़ेगा, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में। बट लेफ्ट का मतलब ये नहीं कि यहां पड़ेगा, ठीक है। आइडिया भी परफेक्ट होना चाहिए। और अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करिए और उस इमेजिनेशन पावर को अपनी प्रैक्टिकल वे में उसको लाइए। आप ऐसा करेंगे तो आपको सामने नजर आएगा एक सर्कल, मे बी उससे स्फेयर। बस आइडिया लीजिए कि सेंटर कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा सेंटर। यही सेंटर हमारी SCS का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोनों को मिलाने वाली जो ये लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सेस ये। और सपोज कर लेते हैं कि ये है वाटर
और इस तरफ है एयर, मीडियम अलग अलग करने वाली जो सरफेस है। अब एक लाइट यहां से आनी है, चाहे जहां से ले आए, इधर से या इधर से, हम यहां से जा रहे हैं, तो एक लाइट आती है जो कि सिंगल कर्व सरफेस पर जाके गिरती है। ये देखिए, जो लाइट आपकी आएगी बाउंड्री पर आने के बाद अपने आप को रोकिए मत, थोड़ा सा आगे तक ले जाइए, जिससे कि पुराना रास्ता जो उसने छोड़ दिया है वो भी आप दिखा सको। इंसिडेंट लाइट रे आ चुकी है। अब क्या करें, अब नॉर्मल बनाएं। नॉर्मल कैसे बनेगा, तो नॉर्मल बनेगा इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन से। ये देखिए, ये नॉर्मल आ गया भाई। अच्छा, आने वाली लाइट ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया वो क्या है, आई है। ये पुराना रास्ता है जिसको कि लाइट छोड़ देगी। अब ये वाटर से एयर जा रही है लाइट, तो वाटर से एयर का मतलब क्या हो गया, डेंसर टू रेयर, क्योंकि वाटर जो है डेंस होता है एज कंपेयर टू एयर, और जब डेंसर टू रेयर लाइट जाती है तो अपने पुराने रास्ते से अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यानी कि ये इस रास्ते को छोड़ करके इधर या इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे चलेगी। भाई ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे, और ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल स्मॉल आर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। एक डायग्राम और बना रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जो आपके मतलब की चीजें वो आपको नोट करने का मौका मिलेगा। एक बार फिर से SCS बनाते हैं, पूरा उसको प्रॉपरली सजा लेते हैं। ये रहा SCS, पोल दिखाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर आइडिया कहता है कि यहां कहीं पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सेस, डन। अब इस तरफ जो मीडियम है, मान लिया वो एक्स मीडियम है, क्योंकि बाउंड्री दो मीडियम को अलग तो करेगी, ये तो श्योर है। और इस तरफ जो मीडियम है दैट इज वाई मीडियम। और ये रहा ऑब्जेक्ट। अलर्ट हो जाइए भाई सभी लोग, जिन्होंने पढ़ा है वो लोग भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग भी। अब की बार ऑब्जेक्ट रख दिया तो भी क्या होगा, लाइट आके गिरेगी, रिफ्रैक्शन होगा, इमेज बनेगी। तो इमेज बनाने के रूल हम लोगों ने क्या पढ़े थे, इमेज बनाने के रूल जो पढ़ाए जा चुके हैं आपको। इमेज बनाने के रूल, पहला रूल था कि फर्स्ट लाइट इंसिडेंट एट गिवन ऑप्टिकल सरफेस, सामने जो सरफेस दिखाई दे रही है उस पर लाइट आएगी और जाकर के गिरेगी। और लीजिए भाई, ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, ये जा रही है ऑब्जेक्ट से लाइट। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज लेके चलना चाहिए, क्योंकि आगे जब रूल हम इसको और आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो तब मिलेगा जब रेज कितनी हो, कम से कम 2 हो। 2 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 रेज हमको लेनी चाहिए। इस समय आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट से लाइट चली है और सामने वाली SCS पर जाकर के गिर गई है। जिस जिस पॉइंट पर गिरी है वो ये पॉइंट है और वो ये पॉइंट है। किसी ने कहा कि अगर हम ऐसे लाइट को डाल दें, हमने कहा यार ये भी तुम्हारी ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 से कम मत डालिए लाइट रेज। कम से कम क्या होनी चाहिए, 2। लीजिए, रेज जाके गिर गई है सामने वाली ऑप्टिकल सरफेस पर। अब क्या करेंगे भाई, तो फर्स्ट लाइट इंसिडेंट एट द गिवन ऑप्टिकल सरफेस। अगर ऑप्टिकल सरफेस प्रिज्म वाला है तो लाइट जाके प्रिज्म पर गिरेगी, अगर ऑप्टिकल सरफेस मिरर वाला है तो लाइट जाके मिरर पर गिरेगी, और अगर ऑप्टिकल सरफेस ग्लास का स्लैब है तो लाइट उस पर जाके गिरेगी। फिलहाल यहां पे ऑप्टिकल सरफेस कौन सा है, SCS, लाइट इस पर जाके गिरी। अब क्या होगा भैया, अब फिनोमेना हो जाने दीजिए।
फिनोमेना हो जाने दीजिए। मतलब अगर रिफ्लेक्शन का चांस है, परावर्तन होने का चांस है, तो रिफ्लेक्शन होने दीजिए, और रिफ्रैक्शन का चांस है तो रिफ्रैक्शन होने दीजिए। इन्हीं दो को अभी आप डील कर रहे हैं, तो भाई जो होना चाहिए वो कराइए। तो लाइट गिर तो चुकी है, इधर ये बाउंडेशन आपके साथ है, ज्योमेट्री ऑफ ए रिफ्रैक्शन। लाइट गिर चुकी है, अब किसकी बारी है? नॉर्मल की। तो अब भाई नॉर्मल कैसे बनेगा? तो अभी सिखा चुका हूं सिंगल कर्व सरफेस पर क्या होता है। तो नॉर्मल बनाया जाए भाई, ऐसा करता हूं, तो यहां पर हमने 3 रेज ले ली हैं, तो उनके नाम दे देते हैं। इस वाली रे का नाम है बी, इस वाली रे का नाम है डी, इस वाली लाइट रे का नाम है ई। सबसे पहले मैं बी से निपट लेता हूं। तो बी वाली लाइट रे गिर चुकी है, जरा नॉर्मल ले लिया जाए, ये रहा नॉर्मल। बी वाली लाइट गिर चुकी है, नॉर्मल बना दिया। अब ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना, दैट इज आई। पुराना रास्ता ये है जिसको लाइट छोड़ देती है, एंड दैट इज वाई वी सो द क्रॉस सिचुएशन, कि लाइट ने इस रास्ते को छोड़ दिया। अब आगे आपकी मर्जी। अगर आप ये सोचते हैं कि रेयरर से डेंसर है, तो डिपार्चर ऑफ लाइट कैसा होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर आप ये से सोचते हैं डेंसर टू रेयरर, तो डिपार्चर कैसा होगा? अवे नॉर्मल। तो कोई ना कोई विजन तो लेना ही पड़ेगा। हमने मान लिया है रेयरर टू डेंसर, जो हमने अपना डायग्राम आगे बढ़ाया क्या सोच के? रेयरर टू डेंसर। तो डिपार्चर ऑफ लाइट जो है, चलिए ऐसे दिखाते हैं, तो ये रहा टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नाउ दिस वन इज बी डैश। ध्यान देना, फिनोमेना के बाद जो बी वाली लाइट है वो क्या बन चुकी है? बी डैश। अब चलते हैं डी के साथ वर्किंग करते हैं। डी वाली लाइट जो गिरी है, जो लाइट डी वाली है वो गिर चुकी है, उसका क्या बनाया जाए? नॉर्मल। कैसे बनेगा नॉर्मल? इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर को मिलाइए। तो भैया ये रहा इंसिडेंट पॉइंट डी का, और ये सेंटर तो ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। ये देखिए, इस डी वाली लाइट के लिए जो प्रिंसिपल एक्सेस है वो किसका काम कर रहा है? नॉर्मल का। ध्यान दें, जो डी वाली लाइट है, ये डी वाली, इस डी वाली लाइट के लिए जो प्रिंसिपल एक्सेस है वो किसका काम कर रहा है? नॉर्मल का। तो भैया ये नॉर्मल है। बताइए नॉर्मल के साथ डी वाली लाइट ने कितना एंगल बनाया? 0। और रूल बुक क्या कहती है? अगर आई 0 तो आर भी, तो लाइट सीधे निकल जाएगी ना। डी वाली लाइट डिपार्चर नहीं करेगी, सीधे निकल जाएगी। तो ये देखो डी वाली लाइट जा रही है, और ये रहा डी डैश, डी डैश। सिमिलरली ई के साथ भी वर्किंग कर लिया जाए। बाद में ई को हटा देंगे, जरूरत पड़ेगी अगर तो रखेंगे भी। तो भैया फिर से ई के लिए नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल बनाया, ये पुराना रास्ता है, लाइट इसको छोड़ देगी। और हम क्या सोच करके डायग्राम को आगे ले जा रहे हैं? रेयरर टू डेंसर। तो जो ई वाली लाइट है वो भी किधर डिपार्चर करेगी? टूवर्ड्स। तो भैया ई वाली लाइट टूवर्ड्स डिपार्चर करेगी नॉर्मल, और ये ई डैश। तो इमेज बनाने का पहला पॉइंट कि सबसे पहले लाइट को सामने वाली सरफेस पर गिरा दो। दूसरा पॉइंट जो फिनोमेना होनी चाहिए उसको करिए। और तीसरा पॉइंट क्या था कि ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद लाइट रेज जहां पर भी कट करेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। तो ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइट रेज गिव्स इमेज। ध्यान दे भाई, बी डैश ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद वाली लाइट है, डी डैश भी ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद वाली लाइट है, और ई डैश भी ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद वाली लाइट है। तो जरा बी डैश को और आगे ले जाइए, क्योंकि कट कराना है, जहां पर कट करेंगे उसका नाम क्या है? इमेज। तो भाई बी डैश को और आगे ले गए,
इधर डी डैश को आगे ले गए, सिमिलरली ई डैश को भी ऐसे आगे ले जाके कहीं ना कहीं कट कर जाएगी ना, बोलो यार। अब ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि जितना डिपार्चर इसने किया उतना डिपार्चर किसने किया होगा, इसने। तो इसीलिए जो है हम बहुत सारी लाइट रेज नहीं लेके चलते हैं इमेज बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपने सपोज कर लो 4 लाइट रेज ले ली, तो 4 की 4 लाइट रेज का जो रिफ्रैक्शन है अच्छे से किसको दिखाना पड़ेगा, तुमको और हमको। इसलिए मिनिमम में हम कितनी लेते हैं, 2। तो अब हम उसी सिचुएशन पर आ जा रहे हैं, मिनिमम में कितनी रेज लेते हैं, 2। तो अब 2 के साथ वर्किंग कर रहे हैं भाई, ध्यान देना, 2 के साथ वर्किंग कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये लीजिए, ये आ गया इमेज। अपने आप इंटरसेक्शन हुआ तो कैसी इमेज, रियल। और कभी कभी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। तो इमेज बन चुकी है भाई सिंगल कट सरफेस से। इस वाले डायग्राम को बनाने से फायदा क्या होता है, हम आपको डायग्राम भी दिखा पाते हैं और साथ ही साथ जो इमेज है वो भी बना के आपको दिखा सकते हैं। तो SCS जो है वो कभी इमेज वर्चुअल बनाएंगे और SCS कभी इमेज जो है रियल बनाएंगे। यहां पर फिलहाल रियल इमेज बनी है। इस पॉइंट का नाम हमने रखा है के, और ये वाला एंगल रखा है अल्फा, ये वाला एंगल रखा है बीटा, और ये वाला एंगल रखा है गामा। इमेज बनाने में किसी को कोई तकलीफ हो तो बता देना भाई। हमने वो तीसरी वाली रे क्यों हटा ली, क्योंकि अगर आप तीसरी रे को लोगे तो फिर यहां से जितना आई है उतना ही आई पर यहां इसको भी रखना पड़ेगा। तो मेंटेन करो, जो कि बिना ज्योमेट्री बॉक्स के मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो 2 रेज लेनी होती हैं, तो 2 रेज हमारे पास आ चुकी थी, तो काहे तीसरे के चक्कर में पड़े। और ये वाला एंगल आपका रिफ्रैक्शन एंगल है R, स्मॉल r, रिफ्रैक्शन एंगल। डायग्राम में कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, बोलो। इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए, 2 से ज्यादा लोगे तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे, क्योंकि आपको डायग्राम में परफेक्शन फिर चाहिए होगा। जैसे आप देखो, अगर मैं तीसरी रे लेके चलता हूं तो बिना ज्योमेट्री बॉक्स के मुझे ये पता ही नहीं ये आई की वैल्यू कितनी है, उतना ही आई आइडिया से मेंटेन करो। यहां पर रिफ्रैक्शन एंगल इसका R है, उतना ही रिफ्रैक्शन एंगल मेंटेन करो यहां पर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी ना। एंड दैट इज वाई हमने सिंप्लिसिटी के लिए इसको हटा ही दिया, क्योंकि मेरा काम 2 से चल रहा था। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना भाई, एक फंडा होता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। सभी जानते हैं इस फंडे को। तो देखो यार, एंगल अल्फा है और आर्क लेंथ है PK, दिखा, और रेडियस है OP, O से P। एक एंगल आपका बीटा है और बीटा के सामने आर्क लेंथ है PK और रेडियस है PC या CP, जैसे चाहे। एक एंगल आपको गामा दिख रहा होगा सामने, गामा के सामने भी आर्क लेंथ क्या है, PK, और रेडियस क्या भी है, PI या IP। डन, क्लियर है ना ये बात? ठीक, 1 2 3। देखिए, ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग से दिखा दें और फोकस अच्छा हो जाए। ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा OC और K, OCK। ये I है, ये अल्फा है और ये बीटा है, दिखा? मेन डायग्राम से देखो, मेन डायग्राम में OCK ट्राइंगल दिखा, तो मैंने अलग कर लिया है OCK को। ये वाला एंगल I है और एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल का नाम है CIK
और ये बीटा, नहीं ये आर है। ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा सी आई, ये वाला एंगल आर है, ये बीटा है और ये गामा है। तो ट्राइंगल देखना है इन ट्राइंगल ओ सी के, ट्राइंगल ओ सी के में बाहर वाला एंगल अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर। ये इक्वेशन नंबर आ गया 4, 3 तक तो जा ही चुके थे आप। और फिर आप देखिए इन ट्राइंगल केसीआई, केसीआई बाहर वाला एंगल कौन है, बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू हो गया क्या, आर प्लस गामा। इक्वेशन नंबर हो गया 5। ठीक, जब जब रिफ्रैक्शन होता है तो स्नेल्स लॉ काम करता है। क्या कहता है वो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू 2 बाई म्यू 1। ये कहता है स्नेल्स लॉ। अब आपके सिलेबस का जो आई है, जो आर है, वो क्या है, छोटा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि देखो दो तरीके की इंसिडेंट लाइट रेज होती हैं, एक होती है मार्जिनल और एक क्या होती है, पैराक्सियल। एक होती है मार्जिनल और एक क्या होती है, पैराक्सियल। ऊपर वाले ने आपकी आंखों को ऐसा बनाया है कि आपकी आंखें केवल किसको रिसीव करती हैं, पैराक्सियल को। अब क्या होता है मार्जिनल, क्या होता है पैराक्सियल, ये जब सही समय आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आसपास तब हम देखेंगे। अभी सुनो, केवल आपकी जो आंखें हैं, जैसे हमने आपको देखा तो आपसे हमारे पास जो लाइट रेज आ रही हैं मार्जिनल भी हैं और पैराक्सियल भी है। केवल कौन हमारी आंखों के अंदर जाएंगे, पैराक्सियल। सिमिलरली आपने हमको देखा तो हमसे पैराक्सियल भी चलेगा और क्या चलेगा, मार्जिनल। लेकिन आपकी आंखों के अंदर कौन जाएगा, पैराक्सियल। तो पैराक्सियल ही हम रिसीव करते हैं और पैराक्सियल लाइट रेज के जो इंसिडेंट एंगल हैं और जो करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे। एंड दैट इज वाई आई और आर क्या होंगे, छोटे। तो छोटे एंगल की मैथमेटिक्स क्या कहती है, छोटे एंगल की मैथमेटिक्स ये कहती है कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा। तो यहां पर आई छोटा है और आर भी छोटा है। क्यों छोटा है उसको मैं यहां पर बता तो रहा हूं, लिख भी देता हूं। बिकॉज वी रिसीव मतलब हमारी और आपकी जो आंखें हैं, वी रिसीव ओनली पैराएक्सियल लाइट रेज। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप डिफेक्ट ऑफ विजन पे डिस्कशन कर रहे होंगे। और यहां से छोटे एंगल की मैथ लगाओ तो आई हो गया, आर हो गया, म्यू 2 बाई म्यू 1 हो गया। ये आ गया म्यू 1 आई और ये आ गया म्यू 2 आर। म्यू 1 आई, आई की वैल्यू देखो भाई इक्वेशन नंबर 4 से, अल्फा प्लस बीटा। और म्यू 2 आर, आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से, बीटा माइनस गामा। क्या किया मैंने यहां पर, यूज किया है किसको, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। ठीक है। तो अब जो है ये चैप्टर जब हमने शुरू किया है तो बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन बहुत कम आपको लिखने का चांस मिल रहा है। जो बातें बताई हैं वो कौन कौन सी थी, कि आप जब किसी भी बाउंड्री को दिखाओगे जो कि कर्व है तो कैसे दिखाओगे, कर्व लाइन से दिखाओगे। कर्व लाइन बाउंड्री को सजाना आपकी जिम्मेदारी है, पोल लेकर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेकर के, प्रिंसिपल एक्सेस को लेकर के आप उसको सजाइए। ठीक है ना। अब इसके बाद जस्ट क्या हुआ कि आपके पास में SCS सज चुका है और अब आप उसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और क्या बना रहे हैं, इमेज। क्वेश्चन लिखिएगा। चैप्टर है आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस। चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस, ये चैप्टर है तुम्हारा।
इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन लिखिए। शो SHOW शो रिफ्रैक्शन फिनोमेना, शो रिफ्रैक्शन फिनोमेना फ्रॉम सिंगल कट सरफेस, शो रिफ्रैक्शन फिनोमेना from single cut surface also determine mathematical formula for it, also determine mathematical formula for it। बनाइए पहले डायग्राम। तो ये रिजल्ट आ चुका है, इसको रिपीट करते हैं। μ1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस गामा। μ1 अल्फा की वैल्यू है आर्क पी के अपॉन में ओपी, बीटा की वैल्यू है आर्क पी के अपॉन सीपी, बीटा की वैल्यू है आर्क पी के अपॉन सीपी, और गामा की वैल्यू है आर्क पी के अपॉन आई पी। आर्क पी के को हटा दिया जाए, कॉमन होके कट जा रहा है, तो ये आ गया μ1 1 बाई ओ पी प्लस 1 बाई सी पी। इधर आ गया μ2 1 बाई सी पी माइनस का 1 बाई आई पी। हम लोगों ने इक्वेशन 1 2 3 का यूज कर लिया। यहाँ साइड में ये इंफॉर्मेशन लिख दिया जाए, यूजिंग इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। थोड़ा सा अलर्ट हो, इधर देखें भाई। ये तुम्हारी SCS थी, ये I फॉर इमेज है, ये C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये O फॉर ऑब्जेक्ट है, ये P फॉर पोल है। ध्यान दें भाई सब लोग। तो अगर हम सरफेस से चलें और यहां तक चलें, ध्यान दें, इधर स्टॉप राइटिंग, सरफेस से ऑब्जेक्ट तक चले तो ये दूरी क्या है? वस्तु की दूरी। ये ऑब्जेक्ट था ना यार, और आपको बताया जा चुका है कि U क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑप्टिक्स की पढ़ाई करते समय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से लिखा जाता है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलें तो ये क्या बनेगा? इमेज डिस्टेंस, सरफेस से इमेज तक की डिस्टेंस। V यहाँ पर इमेज डिस्टेंस बनेगा। और ये पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कैपिटल R यहाँ पे क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर μ1 OP की जगह पे U आएगा। अभी हमको कॉपी मत करना, इधर देखो CP की जगह पे R आएगा, R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। μ2 CP की जगह पे R आएगा और ये V आएगा। ठीक, क्लियर ये बात?
अच्छा, लेकिन साइन कन्वेंशन भी चलता है, जैसे यू जो है आपका साइन के साथ लेना होता है, और जो v है वो भी साइन के साथ लेना होता है, जो r है वो भी साइन के साथ लेना होता है। अब u का साइन यहां पर कैसा होगा? माइनस होगा। आप बताओ कैसे जानते हो कि माइनस होगा? और साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड करता है? देखो, एक तो तरीका ये है काम चलाओ वाला कि इधर वाले माइनस उधर वाले प्लस, लेकिन इसमें फंस जाओगे। एक जो बेसिक तरीका है वो क्या है? बेसिक तरीका ये, मैं लिखता हूं यहां पर, ध्यान देना। साइन कन्वेंशन का रूल क्या है? साइन कन्वेंशन रूल, मैं तुमको बेसिक रूल बताता हूं, काम चलाओ नहीं। साइन कन्वेंशन रूल क्या है? पहला पॉइंट तो ये है कि वी काउंट यू माने वस्तु की दूरी, v माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, r माने रेडियस ऑफ कर्वेचर, आगे जाकर के फोकल लेंथ भी आएगा, तो स्मॉल f माने फोकल लेंथ, अभी नहीं आया है लेकिन आगे जाकर के आएगा। v काउंट u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v माने इमेज डिस्टेंस, r माने रेडियस ऑफ कर्वेचर, f माने फोकल लेंथ, फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम ऑप्टिकल सरफेस लिख दें। गड़बड़ मत करना भाई, बेसिक बता रहा हूं आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो सरफेस से चलिए ऑब्जेक्ट की तरफ। आप इस तीर का मतलब समझिए, मैं रूल फॉलो कर रहा हूं। ये तीर आपको दिखा रहा है कि हम किधर से चले हैं? सरफेस से। सरफेस से चले हैं तब ऑब्जेक्ट के पास आए हैं, सरफेस से चले हैं तब हम इमेज के पास गए हैं, और सरफेस से चले हैं तब हम किसके पास गए? सेंटर के पास। यानी हमें हमेशा कहां से चलना है? सरफेस से। और सेकेंड नंबर पॉइंट, इफ वी मूव अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे then negative sign, otherwise पॉजिटिव साइन। अब आप ये देखो कि आप जो है इंसिडेंट लाइट से अपोजिट चल रहे हो या अलोंग चल रहे हो। तो इंसिडेंट लाइट कैसे चली थी? ऐसे चली थी इंसिडेंट लाइट, अगर याद हो आपको, याद है ना इंसिडेंट लाइट ऐसे चली थी। तो भाई इंसिडेंट लाइट तो ऐसे चली थी, और U के मामले में आप अपोजिट गए हो ना, U के मामले में आप अपोजिट गए हो, इसलिए U कैसा होगा? नेगेटिव। चलते हैं भाई, इंसिडेंट लाइट ऐसे गई है और V के मामले में आप अलोंग में हो ना, तो V कैसा होगा? प्लस। तो V आपका प्लस होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के मामले में देखो जरा, इंसिडेंट लाइट ऐसे गई है और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आप ऐसे जा रहे हो, अलोंग हो या अपोजिट हो? तो अलोंग के केस में क्या होगा? प्लस। देखो, जो साइन कन्वेंशन वो वाला है कि इधर वाले नेगेटिव उधर वाले पॉजिटिव, उसमें 100% फंस जाओगे आप, वो बेसिक नहीं है। जो बेसिक है वो बोर्ड पर लिखा है कि आपको U और V और R और F हमेशा सरफेस से लेना है, और अगर आप ये देखते हैं कि आप इंसिडेंट लाइट रे से अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन, और अगर अपोजिट नहीं जा रहे हैं, अलोंग जा रहे हैं, तो कैसा साइन? पॉजिटिव। क्लियर है बात? तो भाई ये रिजल्ट हमने लगा दिया। और आगे देखते हैं क्या है। ये आ गया माइनस का μ1/u। नकल करते समय ये ध्यान देना कि आपका u और आपका म्यू, माइक्रोन वाला म्यू समझ में आना चाहिए। ये आ गया μ2/r और ये आ गया μ2/v। देखो रीसेटिंग करते हैं, इधर ये इसको ले जाते हैं, तो ये आ गया μ2/v माइनस का μ1/u इज इक्वल टू μ2/r माइनस का μ1/r। और ये है वो फार्मूला
जिसके लिए उस क्वेश्चन ने तुमसे कहा है कि मैथमेटिकल जो फार्मूला है एचसीएस का वो निकालिए, ये निकल के आया भाई। अब इस फार्मूले में कौन क्या है, जरा एक बार हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आप बता दीजिए इस बात को। इस फार्मूले में कौन क्या है, यू क्या है, गलत बात। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम एचसीएस, फ्रॉम सरफेस बोलो ना, और वी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम एचसीएस। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम एचसीएस। म्यू1 क्या है, उस मीडियम का आर आई जहां से लाइट आती है, और म्यू2 क्या है, जहां जाती है। ठीक है ना। एंड कीप इन माइंड कि जो तुमने ये डेरिवेशन किया है, तो तुम्हारे इस डेरिवेशन में जो ऑब्जेक्ट रखा था और जो सामने वाली एचसीएस थी वो कैसे थे, कॉन्वेक्स। कैसे थे, अगर हम कॉनकेव के लिए करें तो भी रिजल्ट यही आएगा। नोट करिए, आगे मूव करते हैं इसको लेकर के। और कोई भी एचसीएस जब वो पैदा होता है तो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव। रफ वर्क, ये जो एचसीएस है ये कैसा है, ये जो सामने आप एचसीएस देख रहे हैं ये कैसा है, कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है, बोलो। सजा रखा मैंने इसको। अगर कोई एचसीएस बनाया जाए तो बनाते ही वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है, बोलो भाई। ये जो एचसीएस है ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, अगर आपके पास आंसर है तो फिर इतना तो तेज बोलोगी कम से कम हम तो सुन पाए, क्लास के बाकी लोग ना सुन पाए। 3 एचसीएस बना दी हैं बोर्ड पर, ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। हाँ, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट चॉइस, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा तुमने तो ऑब्जेक्ट ने कहा कि सामने वाली सरफेस धसी हुई है अंदर, तो क्या कहेगा, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अंदर की तरफ धसा होना। और अगर तुमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो सामने वाली सरफेस के बारे में क्या कहेगा, कॉन्वेक्स। एंड दैट इज वाई आंसर क्या हो गया, कोई भी एचसीएस ना तो कॉन्वेक्स होता है ना ही कॉनकेव होता है। पहले से रेडीमेड वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट पोजीशन दिखा दी जाती है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, तब ये कंफर्म हो जाता है कि सामने वाला एचसीएस कॉन्वेक्स होगा या फिर कॉनकेव होगा। तो एक पॉइंट यहां पर मिला हमको, क्या मिला पॉइंट भाई, कि गिवन एचसीएस, एचसीएस का फुल फॉर्म बोलो, सिंगल कट सरफेस। गिवन सिंगल कट सरफेस विल बी कॉन्वेक्स नेचर, कॉन्वेक्स नेचर या फिर कॉनकेव नेचर, कॉनकेव नेचर अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन की चॉइस के बाद डिपेंड करता है। अब जैसे एक एचसीएस ये बनाया मैंने, एक बार और सजा रखा है प्रॉपरली इसको। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है भाई, इसके लिए ऑब्जेक्ट यहां था तो फार्मूला मिला था μ2 बाई वी, μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। और एक एचसीएस फिर हमने बनाया उसी तरीके का, ये रहा आपका एचसीएस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहां पर है। अभी भी फार्मूला यही मिलता है, μ2 बाई वी माइनस का μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। इसको हम करके दिखा चुके हैं आपको, इसको दिखाते हैं, आप नोट नहीं करेंगे, केवल बोर्ड पर आप देखेंगे। ये हमने एक एचसीएस तैयार किया, प्रॉपरली इसको सजा लिया।
सेंटर यहां पर होगा, पोल यहां पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज बनानी है तो लाइट की रेज को सामने वाली सरफेस पर गिराने की हिम्मत करिए पहले। तो ये रही लाइट की एनर्जी को सामने वाली सरफेस पर गिरा दिया, इतना हिम्मत करके दिखाइए पहले। फिर जब ये इंसिडेंट हो गया जाए तो रूल के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन कराइए भाई। चलो ये वाली लाइट को मानते हैं कैपिटल ए नाम है, इसका नाम है बी। सबसे पहले बी को निपटा देते हैं। बी वाली लाइट यहाँ गिरी, इंसिडेंट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। कैसे? इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाओ तो क्या बन जाता है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। तो बताओ बी वाली लाइट का आई क्या है? 0, तो आर भी क्या होगा? 0। तो बी वाली लाइट तो सीधे निकल जाएगी बी डैश। अब ए वाले के लिए वर्किंग कर लेते हैं। तो नॉर्मल बनाया जाए भाई पहले, क्योंकि इंसिडेंट अगर आपने किया है तो नॉर्मल पहले बनाइए, अगर डायग्राम में आपको परफेक्शन चाहिए तो बी वाली लाइट के लिए रिफ्रैक्शन हो चुका है, ए के लिए जा रहे हैं। ये रहा सेंटर, ए का इंसिडेंट पॉइंट, ये देखिए ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के साथ में लाइट इंसिडेंट जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड द आई, इंसिडेंट एंगल। तो ये हो गया आई। ये पॉइंट के है, के पुराना रास्ता ये है लाइट का, जिसको लाइट छोड़ देती है। तो पुराना रास्ता ये रहा, लाइट इसको छोड़ देती है। अब इस पुराने रास्ते को छोड़ करके अगर वो ऐसे जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और ऐसे जाती है तो अवे नॉर्मल। बताओ क्या मान लें, टुवर्ड्स या अवे? जैसा आप बता दो, अवे मान लें। देखो अगर तुमने ये कहा कि सर इसको अवे नॉर्मल मान लीजिए तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। अगर ऐसे करेंगे तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। एक बार रियल तो आ चुका है ना, तो एक बार वर्चुअल के लिए चलें। तो चलो मान लेते हैं कि इसने पुराना रास्ता छोड़ करके इस नए रास्ते को अडॉप्ट किया है, और वो नया रास्ता ये है। ज्योमेट्री का काम बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो नया रास्ता उसने जो अडॉप्ट किया है पुराना रास्ता छोड़ करके, ये रहा ए डैश। इस पर्टिकुलर को आप नोट तो करेंगे नहीं, हाँ जो आपको वीडियो मिलेगा लेक्चर उसको देख करके और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप नोट भी कर सकते हैं। फिलहाल क्लास में अपना 100% समझने के लिए दीजिए। ए डैश, पुराना रास्ता छोड़ करके ए डैश। अच्छा भाई, ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद बी डैश इस रास्ते पर जा रहा है और ए डैश इस रास्ते पर जा रहा है। आगे जाकर के मिलेंगे अपने आप? नहीं, रूल कहता है जहां मिलेंगे वो क्या होगा? इमेज। तो जब अपने आप नहीं मिलते हैं तो इनको फिर हम वर्चुअली ट्रेस करते हैं। तो ए डैश को हम पीछे ले जा रहे हैं, ये देखिए ए डैश को पीछे ले गए, बी डैश को पीछे ले गए, यहां पे जाके मिल गए। आई फॉर इमेज। डायग्राम थोड़ा सा जो है छोटा बन गया है, पहले आप इसको तो देखें फिर अभी बड़ा बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब की बार जो इमेज बनी वो कैसी है? वर्चुअल। इसी डायग्राम को रिपीट करते हैं, केवल इसलिए रिपीट करते हैं कि डायग्राम कैसा बना? थोड़ा छोटा बना है। कंपेटिटिवली थोड़ा बड़ा बने तो और अच्छा रहेगा। तो ये लीजिए, एक बार बड़े डायग्राम के लिए चलते हैं। सेम सारे फीचर्स यही रखेंगे। आपको इसको नोट नहीं करना है तो अपना 100% समझने में लगाइएगा। अंदाजा ये कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट है भाई।
सबसे पहले लाइट की एनर्जी को सामने वाली सरफेस पर गिराना होता है अगर आप इमेज बनाना चाहते हैं तो सामने वाली सरफेस पर लाइट को गिरा देते हैं। इसका नाम रखा था मैंने ए, और एक लाइट रे ये चली है, इसका नाम रखा है बी। सामने वाली सरफेस पर जाके गिर गए और फिर उसके बाद में फिनोमेना करानी होती है। तो बी वाली लाइट कहाँ गिरी है? यहाँ गिरी है। क्या करें? इंसिडेंट पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएं तो ये नॉर्मल बन गया। ये देखो बी के लिए नॉर्मल आ गया। प्रिंसिपल एक्सेस ही नॉर्मल का काम कर देती है। आई 0 है, आर बी 0 होगा, बी वाली लाइट सीधे निकल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बात करते हैं ए की। तो ए वाली लाइट गिरी कहाँ पर है? यहाँ पर गिरी है। नॉर्मल बनाया जाए पहले। तो नॉर्मल बनाने के लिए ज्योमेट्री परफेक्ट होनी चाहिए, वो गलत तो फिर डायग्राम में आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये देखिए नॉर्मल बन गया। इसका नाम रखा था मैंने के। ये रहा पुराना रास्ता। लाइट इस पुराने रास्ते को छोड़ देती है, नए रास्ते पर चलती है। तो नया रास्ता अगर इधर हुआ तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर हुआ तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। और हमने कैसा लिया हुआ? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मैंने डिपार्चर कराया, इसका ध्यान देना भाई। अब डायग्राम बड़ा हुआ है तो देखो ये पुराना रास्ता है, ये पुराना रास्ते पे स्केल रखा है हमारा। अब लाइट ने पुराना रास्ता छोड़ दिया है और पुराना रास्ता छोड़ करके ये नए रास्ते पर चल रही है। ये है नए रास्ते पर चलने वाली लाइट। नाम क्या था? ए डैश। नाउ चेक द सिचुएशन। ए डैश आगे जा रही है, जाने दीजिए। बी डैश आगे जा रही है, जाने दीजिए। अपने आप तो मिलेंगे नहीं, और रूल बुक ये कहती है जहां मिलेंगे वो इमेज है, तो अपने आप नहीं मिलेंगे तो पीछे ले जाते हैं। तो हम ए डैश को पीछे ले गए भाई। ये देखिए डॉटेड पार्ट ऑफ ए डैश, ये ए डैश का डॉटेड पार्ट है, और ये बी डैश को पीछे ले गए, यहाँ पे कट कर गए, ये बन गया इमेज। और अब की बार जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है? वर्चुअल। पहले जो बनाई थी वो कैसी बनाई थी? रियल। दोनों डायग्राम एक ही जैसे, बस एक थोड़ा छोटा बना था और ये ठीक ठाक साइज का बना हुआ है। और थोड़ा ध्यान दें भाई, अलर्ट रहना पड़ेगा। ये रहा आई, दिस वन इज आई। अरे ए वाली लाइट कौन सी है? इंसिडेंट लाइट रे। और इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए उसको क्या कहते हैं? आई। और ये रहा आर, ये आर है, ये रिफ्रैक्शन एंगल आर। डिपार्चर करने वाली लाइट ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया वो आर है। एक बार फिर से, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है। ठीक। अब जो ट्राइंगल हम अलग कर रहे हैं उन पे ध्यान देना भाई। हम ट्राइंगल अलग कर रहे हैं, नाम है उसका ओ सी, और ये रहा के। मेन डायग्राम से इसको मैच करा लेना। क्या दिखा तुमको? ओ सी के, ओ सी के। ओ सी के में जो
ओके है वो कौन है, इंसिडेंट लाइट रे, और नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, आई, और ये वाला एंगल कितना है, अल्फा, और ये कितना है, ये बीटा है। बाहर वाला एंगल कौन बना, बीटा है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस आई, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा। ये तो आ गया आपका। अब एक ट्राइंगल अलग करते हैं जिसका नाम है आई सी के, तो मैं अलग से अगर इसको बनाता हूं, ये रहा आई, ये रहा सी, और ये रहा के, मेन डायग्राम में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब जो अलग से डायग्राम बना रहे हैं सब वो नजर आना चाहिए। नाउ चेक द सिचुएशन इन मेन डायग्राम, आई सी के, आई सी के, आई सी के, तो आई से के तक का हिस्सा डॉटेड है, तो आई से के तक का हिस्सा डॉटेड, और आगे जाके क्या बना, ए डैश, आगे जाके वो क्या बना, ए डैश। देखो आई से के तक का हिस्सा डॉटेड है, आगे जाके ए डैश, और भैया ये एंगल क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल, स्मॉल आर। देखो ना भाई, ए डैश ने, ए डैश कौन सा लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, और इसने नॉर्मल से जो एंगल बनाया वो क्या, रिफ्रैक्शन एंगल है, आर है, ओके। और ये वाला एंगल क्या है, गामा, और ये एंगल क्या है, बीटा, तो भैया ये वाला एंगल क्या होगा, आर। कौन सा फंडा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां पर बाहर वाला एंगल कौन हो गया, बाहर वाला एंगल हो गया बीटा, तो बीटा बराबर आ गया गामा प्लस आर, तो यहां से आर बराबर हो गया बीटा माइनस गामा। नाउ दिस वन इज ए बॉक्स जो कि हमें यूज करना है, दिस वन इज ए बॉक्स जो कि हमें आगे यूज करना है। अब हमने स्नेल्स का लॉ लगा दिया, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, समझ रहे हो ना कि आई और आर क्या होते हैं, छोटे। अरे आई और आर अपनी सिलेबस की जो ऑप्टिक्स उसमें क्या रहते हैं, छोटे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, और प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स में केवल लाइट कौन सी अच्छी है, पैराक्सियल वाली, और पैराक्सियल का आई आर छोटा होता है। तो म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, म्यू वन आई बॉक्स यूज करिए, आई की वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा, म्यू टू आर, आर की वैल्यू यूज करिए बीटा माइनस गामा। अब म्यू वन बीटा के लिए फंडा लगाइए, बीटा एंगल, एंगल बीटा ये रहा, सामने वाला आर्क है पीके, बीटा के सामने आर्क है पीके, और अपॉन में क्या हो गया, रेडियस में सीपी। अल्फा के सामने का आर्क क्या है, पीके, और डिस्टेंस क्या हो गया, पीओ या ओपी, म्यू टू, और ये रहा म्यू टू। बीटा के सामने आर्क है पीके और सामने है सीपी। गामा के लिए आप जाओगे तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस में जाओगे तो आर्क आएगा पीके और सामने आएगा पीआई या आईपी, आईपी। देखो भाई आर्क पीके सब कैंसिल हो गया, तो यहां रह गया म्यू वन साथ में सीपी 1/OP, म्यू टू साथ में सीपी और 1/IP। अब बड़ा अच्छा चांस है कि साइन कन्वेंशन में क्या आपसे कोई गलती हो रही है ये जज करने का। म्यू वन बाई सीपी, सीपी सेंटर ऑफ कर्वेचर की सरफेस से दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी साइन नहीं लगा रहे हैं, बाद में लगाते हैं। ओपी तो सेंटर सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू। म्यू टू CPR है और IPV है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है ना। अब साइन कन्वेंशन पर चलते हैं भाई। तो देखो इंसिडेंट लाइट तो ऐसे गई है ना, ये ऐसे गई है, तो जब हम लोग R निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इंसिडेंट लाइट से क्या चलेंगे, उल्टा, तो R कैसा होगा, निगेटिव। और जब हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालेंगे तो भी इंसिडेंट लाइट से कैसे चलेंगे, उल्टा, क्योंकि हम सब कुछ निकालेंगे कहां से, फ्रॉम द सरफेस।
तो सरफेस से सेंटर तक जाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, सरफेस से ऑब्जेक्ट तक जाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, और सरफेस से इमेज तक जाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ इमेज मिलेगा। लेकिन ये तीनों काम इंसिडेंट लाइट से क्या मिलेंगे? अपोजिट, एंड दैट इज वाई तीनों का साइन क्या होगा? माइनस। तो यहां पे आर भी माइनस, यू भी माइनस और वी भी माइनस। तो ये आ गया माइनस का म्यू वन बाई आर प्लस का म्यू वन बाई यू माइनस का म्यू टू बाई आर और प्लस का म्यू टू बाई वी। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले जा रहे हैं, माइनस का म्यू वन बाई आर और ये माइनस का म्यू टू बाई इधर चला गया म्यू टू बाई आर, और ये म्यू टू बाई वी और माइनस का म्यू वन बाई यू। देखो वही चीज आ गई फिर से, क्या निकल के आया? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। आया रिजल्ट? और आप देख सकते हो कि लगभग हमने उसी वे से इसको किया, अल्फा बीटा गामा जैसे वहां नेमिंग की थी वैसे इसको भी कर दिया। आपको दोनों आने चाहिए भाई, आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो दोनों ही आते हैं ना। ठीक है, इसको नोट नहीं करना, केवल देखना है। पहला पॉइंट, फॉर एससीएस, अब जो चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, फॉर एससीएस वी हैव, फार्मूला था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये आया। अब क्वेश्चन आया, क्या ये फार्मूला प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है? क्वेश्चन है हमारा यहां पर, फार्मूला म्यू टू बाई वी म्यू वन बाई यू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर इज वैलिड फॉर प्लेन सरफेस। बताओ भाई, जो ये फार्मूला तुमने निकाला है, निकाला तो एससीएस के लिए, क्या ये फार्मूला प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है? तो आपका आंसर आ रहा है नहीं, ये तो वैलिड नहीं है। और बताओ, आंसर है हाँ। भैया जी, प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस में किस बात की लड़ाई है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। जो प्लेन सरफेस है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट। तो जरा देखिए भाई आंसर, फॉर प्लेन सरफेस, भाई प्लेन सरफेस के केस में क्या u जिंदाबाद होगा? हाँ होगा। भाई प्लेन सरफेस से क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होती है? होती है। प्लेन सरफेस से क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज नहीं होती है? होती है। क्या प्लेन सरफेस के लिए म्यू वन नहीं होता है? होता है। क्या प्लेन सरफेस के लिए म्यू टू नहीं होता है? होता है। सब होते हैं, लेकिन प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इनफाइनाइट। तो फॉर प्लेन सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनफाइनाइट। तो बस जैसे ही आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट रखोगे तो ये जो फार्मूला है किसमें बदल जाएगा? प्लेन सरफेस में बदल जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। सारे बड़े बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर म्यू टू माइनस म्यू वन के नीचे इन्फिनिटी लिखोगे तो क्या बनेगा? समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो। भाई ये लिखोगे म्यू टू माइनस म्यू वन, नीचे लिखोगे इनफाइनाइट, और ये बन जाएगा टोटल जीरो। तो लीजिए, वो जो पुराना आपका पेंडिंग काम था, काफी दिनों से एक पेंडिंग काम चल रहा था, वो आज पूरा हो गया। यार इसके पहले हमने प्लेन सरफेस पढ़ा था ना, और जब प्लेन सरफेस पढ़ा था तो ये फार्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? म्यू टू बाई म्यू वन बराबर वी बाई यू। तब हमने आपसे कहा था कि आज केवल इस फार्मूले को पढ़ लो, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, इसका जो डेरिवेशन है, वो ठीक समय पर आपके सामने आएगा। देखिए आ गया। तो ये फार्मूला प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है? हाँ वैलिड है।
क्या डिफरेंस है, केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखें भाई, इस चैप्टर की आज थ्योरी अब खत्म हो रही है। एक ध्यान दें इधर, एक टर्म होता है फर्स्ट फोकस, कैपिटल F1, और फर्स्ट फोकल लेंथ स्मॉल f1। क्या चीज होती है जरा ध्यान दें आप, साइड में इसको समझते हैं, फाइनली इसको लिखते हैं। जैसे SCS आपके पास है, ये SCS है, सजा हुआ है प्रॉपरली। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट रखो, आपने कहा सर यहां रख दिया है ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट यहां रख दिया है तो मान लेते हैं इमेज यहां बनी है। फिर आपने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, इमेज यहां बन गई। फिर आपने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, इमेज यहां बन गई। ऐसे चलते चलते अचानक से एक जगह ये आई, आपने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, इमेज कहां बनी, अनंत पर। तो ये जो जगह है दैट इज फर्स्ट फोकस। यानी फर्स्ट फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट की ऐसी जगह होती है जिसके लिए इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पर। क्लियर ना ये बात। तो फर्स्ट फोकस क्या हो गया, तो लिख दिया जाए इसके बारे में, फर्स्ट फोकस बड़ा वाला F है यहां पर, इज ऑब्जेक्ट पोजीशन फॉर विच इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट। फर्स्ट फोकस ऑब्जेक्ट की ऐसी जगह होती है जिसके लिए इमेज कहां बनती है, अनंत पर। अच्छा भाई, अब ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन पर इमेज अनंत पर बनी है, तो ये जो दूरी होगी, व्हाट इज दिस, ऑब्जेक्ट की दूरी। इसी दूरी को बोलते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ। यानी फर्स्ट फोकल लेंथ क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी जिसके लिए इमेज की दूरी क्या है, इनफाइनाइट। समझ के देखो ना इसको भाई, आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज कहां बनी है, अनंत पर। तो यहां से यहां तक की दूरी का नाम क्या है, वस्तु की दूरी, जो कि कहलाती है फर्स्ट फोकल लेंथ। और इमेज की दूरी क्या है, अनंत। तो फर्स्ट फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या दोगे, ये ऐसी वस्तु की दूरी होती है जिसके लिए इमेज की दूरी क्या मिलती है, इनफाइनाइट। क्लियर ये बात, बोलो यार। तो फर्स्ट फोकल लेंथ क्या है, फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ स्मॉल f1 से लिखते हैं। फर्स्ट फोकल लेंथ स्मॉल f1 इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर विच इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जो लिखा गया है वो क्लियर है ना। SCS के लिए फार्मूला, ये सारा रफ वर्क इधर कर रहे हो, SCS के लिए फार्मूला है ये, हमने लगाया फार्मूला। U की वैल्यू F1 के बराबर है और V की वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर है। तो μ2 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया। भैया देखो यार, F1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का μ1 R अपॉन μ2 माइनस μ1। सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं मैं। तो आपके SCS के लिए फर्स्ट फोकल लेंथ आ गया, फॉर SCS F1 की वैल्यू आ गई माइनस का μ1 R अपॉन μ2 माइनस μ1। क्लियर ये बात। अच्छा, ये था तीसरा पॉइंट। और आगे देखो, बस चौथा पॉइंट, और ये चैप्टर SCS कंप्लीट। और यही चैप्टर हमको लेंस पर ले जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है भाई, चौथा पॉइंट है सेकेंड फोकस। नकल करते समय इस बात पे ध्यान देना
कहां पर कैपिटल बना हुआ है एफ और कहां पर स्मॉल बना हुआ है। और सेकेंड फोकल लेंथ, ये हमने यहां पे और क्यों लिखा हुआ है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। एंड होना चाहिए यहां, एंड। तो यहां पर आ चुके हैं सेकेंड फोकस एंड सेकेंड फोकल लेंथ। चलिए इसको देखिए क्या है, एक बार फिर से ये SCS। अब SCS के सामने एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। सपोज कर लो कि हमारा ये सेलफोन SCS है, ये सेलफोन क्या SCS है, इसके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत पर है। तो अनंत वाले ऑब्जेक्ट का हमारा ये SCS जहां इमेज बनाएगा उस जगह का नाम क्या है, सेकेंड फोकस। व्हाट इज सेकेंड फोकस? ये इमेज की जगह होती है, लेकिन इस इमेज का जो करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है वो कहां बैठा हुआ है, अनंत पर। तो जब मैंने ये बोला कि ऑब्जेक्ट अनंत पर है, ऑब्जेक्ट जब अनंत पर था और मेरे SCS ने इमेज यहां बनाई थी, तो भैया यही जगह क्या बनेगी, सेकेंड फोकस। क्लियर ये बात? तो सेकेंड फोकस क्या होता है, कैसे बताओगे? सेकेंड फोकस इमेज की वो जगह होती है, इमेज पोजीशन होती है जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, अनंत पर। तो इसके लिए क्या लिखें कि फॉर ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट कॉमा पोजीशन ऑफ इमेज इज कॉल्ड सेकेंड फोकस। कहां पर कैपिटल बनना है एफ और कहां पर स्मॉल बनना है, इस पर थोड़ा ध्यान देना भाई, एक बार फिर से ध्यान देना। ये SCS है क्योंकि अभी हम SCS पढ़ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ, ये लेंस में भी तुम्हें मिलेगा। अभी हम SCS की बात कर रहे हैं। मान लो कि अनंत पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट एट अनंत था और हमारे SCS ने इमेज यहां बनाई थी। तो भैया ये जो दूरी है, ये दूरी क्या है, इमेज की दूरी। इसी दूरी का नाम है सेकेंड फोकल लेंथ। और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, अनंत। तो सेकेंड फोकल लेंथ क्या होती है, सेकेंड फोकल लेंथ इमेज की दूरी होती है जिसके लिए वस्तु की दूरी क्या होती है, इनफाइनाइट। तो सेकेंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो सेकेंड फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ यहां पे बनाएंगे छोटा वाला f2, छोटा वाला f2 इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस for which object distance u बराबर इनफाइनाइट। और एक बार फिर से सच बात आपको बताने वाले हैं कि सारे बड़े बच्चों की ये क्लास है। चलिए देखते हैं कितने बड़े हैं आप, पता चल जाएगा। अब ये जो बात है जरा यहां फिट करते हैं इस जगह पर। ये तो v की जगह पे क्या लिखें, f2। अगर हम v की जगह पे f2 लिखेंगे और u की जगह पे अनंत लिखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा, μ2 बाई f2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। सॉल्व करोगे तो f2 की वैल्यू आएगी μ2r अपॉन μ2 माइनस μ1। ठीक। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ का रेशियो बताइए। तो f1 और f2 का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का μ1 बाई μ2। ठीक है, नोट कर लीजिए। कंप्लीट हुआ थ्योरी ऑफ SCS।